हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक जिसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी पर जाकर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, अपोजिशन क्रिएटिंग फेक नैरेटिव ऑन बजट। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये अपना स्पीच दिया है पार्लियामेंट में। उन्होंने ये बोला कि जो बजट बनाया गया है उसमें ध्यान में रखा गया था कि कोविड-19 वजह से लोगों की किस तरीके से इकोनॉमी कंडीशन जो नीचे गई है उन सबको ध्यान में रख करके लोगों को क्विक रिलीफ देने के हिसाब से, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बजट को प्रिपेयर किया गया था। जो हमारी अपोजिशन पार्टीज है वो फेक तरीके से न्यूज़ फैला रही है। इस बजट में सारी सुविधाएं दी गई हैं लोगों को, रोड टू एग्रीकल्चर, हाउसिंग, स्कॉलरशिप टू इलेक्ट्रिसिटी, बेनिफिटिंग पीपल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। मतलब ये सारे जो क्राइटेरिया है ये सब सम्मिलित किए गए थे बजट के प्रिपरेशन में। यहाँ पर उन्होंने कुछ डाटा शेयर किए हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर काम कर रही है। जैसे उन्होंने बोला कि पीएम आवास योजना के तहत 1.67 करोड़ हाउसेज बना दिए गए हैं अब तक, और सौभाग्य स्कीम के तहत 2.67 करोड़ हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। देखो, ये जो सौभाग्य योजना है इसको सितंबर 2017 में पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें रूरल और जो अर्बन एरियाज हैं उनमें लोगों को, जो पुअर फैमिलीज हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी का एक तरीका कनेक्शन दिया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये आता है। पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक सभी लोगों को खुद का घर देना, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल 2022 को कंप्लीट करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी, रूरल एरियाज में भी और जो अर्बन एरियाज हैं उनमें भी। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उनसे रिलेटेड। नॉट कंसिडरेड एनी टेरिटरी सेज गवर्नमेंट। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर एरिया में काफी दिनों से टेंशन चल रही थी और दोनों के बीच में रेगुलर टॉकिंग का जो दौर है वो चलता आ रहा था, और अब डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर राजी हो गए हैं इंडिया और चाइना। मतलब उनके ट्रूप्स, दोनों तरफ के ट्रूप्स जिस एरिया में आगे तक एंट्री कर जा चुके थे, अब वो पहले वाले ही, मतलब प्री अप्रैल 2020 वाले समय में जहां पर वो लोग अपनी एक तरीके से पेट्रोलिंग करते थे, उसी एरिया में वापस अपनी सेना को दोनों के दोनों देश आप वापस लेकर के जाएंगे। ये जो प्रोसीजर है उसमें ये बताया गया है कि जो पेंगोंग सो लेक है उसके साउथ बैंक के ऊपर डिसएंगेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट होगा और इंडियन ट्रूप्स अपनी पोस्ट चुशुल की तरफ वापस आएंगे और चाइनीज ट्रूप्स अपने जो पोस्ट है उनकी मोल्डो गैरिसन उसकी तरफ वापस जाएंगे। मतलब जिस एरिया में दोनों ट्रूप्स इकट्ठे हुए थे वहां से अब धीरे धीरे पीछे हटेंगे। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, इंडियन ट्रूप्स पीछे 40 किलोमीटर पीछे आएंगे तारा रोंगो पोस्ट के ऊपर, और चाइनीज ट्रूप्स भी अपनी पोस्ट दोरजो के ऊपर चले जाएंगे। जो मेन फेज है डिसएंगेजमेंट का वो मतलब लगभग आज स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि ना सिर्फ इस एरिया में, इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर एरियाज में जो अलग अलग एरिया है जहां पर टेंशन्स हैं, उन सब एरिया में भी ट्रूप्स अपने स्थान से पीछे हटेंगी। जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो देपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंगेज, जहां पर रेगुलर टेंशन्स हैं, उन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये नहीं है कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोग्राम हुआ है उसमें हमारी गवर्नमेंट ने किसी टेरिटरी को चाइना को दे दिया है, उसको ध्यान में रखकर ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है। जो हम जिन फैक्ट्स पर रुके हुए थे, जिन तथ्यों के ऊपर रह करके हमने बातचीत की थी, उसी के ऊपर ही हम रुके हुए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 देखो, ये जो पेंगोंग सो लेक है उसका जो मतलब विस्तार है वो एक ऐसे है जैसे हथेली का विस्तार हो, और जिस तरीके से हथेली के आगे वाले पार्ट में अंगुलियां निकली रहती हैं, सेम उसी तरीके से इस नदी, ये जो लेक है उसका विस्तार भी इसी तरीके से है, इसलिए उसका जो एक्सटेंशन है उसको फिंगर के नाम से जाना जाता है। तो
हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो स्टार्ट है वो मतलब फिंगर 8 से स्टार्ट है, फिंगर 4 से स्टार्ट नहीं है। मतलब किसी भी टेरिटरी को ऐसे नहीं किया गया है कि चाइना के साथ में मर्ज कर दिया गया और फिर ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु में एक फायर वर्क्स यूनिट है, वहां पर एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से 15 लोग मारे गए और 33 लोग इंजर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि जो एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं, अगर वो चाहें तो कम्युनिटी और कास्ट से रिलेटेड जो टेंशन्स हैं उसको इंडिया में कम कर सकते हैं। अगर इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जाए या फिर ये जो एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं वो इंटरकास्ट में मैरिज करें तो ये मैरिज का और कास्ट का जो कम्युनिटी का कास्ट कम्युनिटी इन सब का जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज, उत्तराखंड से देखो। उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी आई थी उसमें रेगुलर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है आईटीबीपी के द्वारा। आईटीबीपी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जब वॉर हो रहा था तब उस समय इसको बनाया गया था और एनडीआरएफ की टीम की मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो फोर्स है उसके द्वारा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है। उत्तराखंड में धौलीगंगा और ऋषि गंगा रिवर में दोबारा से उनका जो वाटर लेवल है इंक्रीज हुआ, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ज़्यादा मतलब एक तरीके से खतरनाक लेवल पर नहीं है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रेगुलर कंटिन्यू किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है पपेट से रिलेटेड न्यूज है केरला की। केरला में क्या हुआ है, देखो केरला का जो एरिया है वहां पर एक पपेट ट्रेडिशन फॉलो की जाती है। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि अगर ट्रेडिशन में मॉडर्निटी को मिक्स कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो अमेजिंग आता है। पपेट पपेट प्रोग्राम होता है थोला पाव कुहू के नाम से इसको जाना जाता है। थोल पाव कुहू ये शैडो पपेट्री होती है और केरला की फेमस टेम्पल आर्ट है। वहाँ की जो भद्रकाली स्पेशली जो देवी के जो टेम्पल हैं उनमें इनको परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें पहली बार क्या किया गया है कि रोबोटिक्स का इसमें यूज किया गया है। शैडो पपेट्री इस तरीके से इसको प्रदर्शन किया जाता है और रोबोटिक्स का इसमें यूज किया गया है। मतलब जो ट्रेडिशन में जो चलता आ रहा था उसमें टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया गया है। तो देखो ये थोल पाव कुहू जो वर्ड है रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखो टर्म्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। टर्म्स दे देते हैं, पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है या फॉरेन कोई ऑर्गेनाइजेशंस की कोई टर्म है, या फिर पूछ लेंगे कि पपेट्री शैडो पपेट्री से रिलेटेड है। ये जो शैडो पपेट्री है वो केरला का जो पलक्कड़ थ्रिशूर और मलप्पुरम जो एरिया है वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखो। नेक्स्ट न्यूज केरला के जो पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है उसी से रिलेटेड है। देखो पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है उसको रिस्टोर करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने वहाँ पैसे खर्च किए थे और बाद में जो यहाँ का जो ट्रस्ट है उसको पे करना था, उस ट्रस्ट को पे करना था केरला गवर्नमेंट को वो रुपए वापस। लेकिन इस ट्रस्ट के लोगों ने ये बोला है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जब मंदिर बंद थे तो उस समय लोगों का आना जाना नहीं हुआ, तो हमें जो दान है डोनेशन है वो बहुत कम मिला, जिसके कारण हम अनेबल हैं अभी वो सारे ड्यूज पे करने के लिए। देखो जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है उसको केरला का त्रावणकोर जो जगह है वहां के शाह परिवार के द्वारा इसको बनाया गया था। केरला का जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर ये एस्टेब्लिश है और ये जो मंदिर है इसको आर्किटेक्चर की अगर इसकी बात की जाए तो चेरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल दोनों का कन्फ्लुएंस है इस मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, यहां पर देखो एक रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च में ये बोला गया है कि अगर एक्सेसिव अल्कोहल यूज की जाती है तो उससे हमारे जो डीएनए हैं उनमें ऐसे चेंज होते हैं कि उनको बाद में रिवर्स भी नहीं किया जा सकता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन अर्ली एज में ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसकी वजह से जो उसके
पेरेंट्स से जो डीएनए आए हैं उनमें अल्टरनेट होने लगता है, उनमें चेंजेज होने लगते हैं और फिर उन चेंजेज को आप बाद में भी सही नहीं कर सकते हो। अगर ड्रिंक करना छोड़ दिया है फिर भी आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। इस तरीके से डीएनए चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यह देखिए, हाँ देखो आईआईटी में जो एडमिशन होते हैं उनसे रिलेटेड है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आईआईटी हैं उनमें जो पीएचडी के एंट्री के लिए है, जो उसमें जो मार्जिनलाइज जो हमारी कम्युनिटीज हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी, उनको जितना पॉलिसी रिजर्वेशन की पॉलिसी के तहत जितना डाटा फिक्स किया गया है उसके तहत एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन जनरल के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो बहुत कम परसेंट जो बच्चे हैं उनको आईआईटी में पीएचडी के लिए एडमिशन मिल पाता है। तो यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि देखो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि ओबीसी के जो स्टूडेंट है वो 2.7% बच्चों को एडमिशन मिलता है और एससी के 2.16% और एसटी के 2.2%। जबकि जो पॉलिसी है उसमें जो रिजर्वेशन है वो दे रखा है कि एससी को 15%, एसटी को 7.5% और जो ओबीसी है उसको 27%। लेकिन जितने एप्लीकेशन आते हैं उसकी तुलना में भी, पहले तो एप्लीकेशन ही कम आते हैं और एप्लीकेशन की तुलना में भी बहुत कम लोगों को ही एडमिशन दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज, खड़गे टू लीड अपोजिशन इन राज्यसभा। देखो राज्यसभा में जो अपोजिशन ऑफ लीडर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे गुलाम नबी आजाद, उनकी टर्म कंप्लीट हो गई और इस समय वो जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, बाद में उसको यूटी में चेंज कर दिया गया, दो यूटी में उसका बाइफर्केशन कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर से जितनी भी सीट है वो अभी वैकेंट है क्योंकि वहां पर असेंबली के इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं। तो राज्यसभा से वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव इस समय नहीं है, राज्यसभा में वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखो जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो काफी कमेटीज जो बनती हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, देखो नेक्स्ट न्यूज है कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के। यहां बताया गया है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से, उसमें स्टार्टिंग में जो हमारे लीडिंग जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन दी गई और हमारे जो हेल्थ केयर सेक्टर्स के थे या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिया गया। अब मार्च से उन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा जो 50 ईयर से अबोव के लोग हैं या 50 ईयर से नीचे एज है जिनकी, लेकिन किसी सीवियर डिजीज से वो पीड़ित है, उनको अब दिया जाएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और ये स्टार्ट होगा मार्च से। नेक्स्ट न्यूज है, फॉरेन पेज से लास्ट में न्यूज है हमारे लिए। देखो यमन की यहाँ पर बात की गई है। यमन जहाँ पर प्रॉक्सी वार हो रही है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, मतलब वो दोनों कंट्रीज इस देश में आकर के अपने जो कन्फ्लिक्ट है उनको एक तरीके से अपने कन्फ्लिक्ट के ऊपर इस देश में लड़ाई कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज ने बोला है कि यमन में जो माल न्यूट्रिशन क्राइसिस है वो काफ़ी बढ़ गया है। स्पेशली 2020 में 22% इंक्रीज हो गया है। 4 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं 5 साल से एज के बच्चे, वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं। और ये जानकारी दी गई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो चीफ हैं डेविड बेस्ले उनके द्वारा। देखो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो 1961 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1961 में इसको फॉर्म किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो इटली में है। इसमें टारगेट फिक्स किया गया था कि 2030 तक हंगर को बिल्कुल एंड कर दिया जाएगा, फूड सिक्योरिटी को अचीव किया जाएगा और जो न्यूट्रिशन है फूड में उसको इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ पर इटली के न्यू पीएम बने हैं जो पहले यूरोपियन बैंक के चीफ थे, ड्रैगी, जिनका नाम है मारियो ड्रैगी, वो इटली के नए पीएम नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, देखो 12 फरवरी को म्यांमार जो देश है वहां पर यूनियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 फरवरी को पेंगोंग
एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यहाँ के जो बहुत सारी कम्युनिटी हैं उन्होंने मिलकर के एक तरीके से एग्रीमेंट किया था कि हम बर्मा की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में क्या करेंगे, अलाई करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए साथ में काम करेंगे। उसी दिन को बाद में सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है यूनियन डे के हिसाब से। तो देखो वहाँ के जो मिलिट्री रूल हो गया है, तो मिलिट्री के जो हेड हैं उन्होंने बोला है, लोगों से ये अपील की है कि अगर आप डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको मिलिट्री के साथ मिलकर के ढंग से काम करना पड़ेगा। देखो यूएस के जो पहले राष्ट्रपति थे मिस्टर ट्रंप, उन्होंने बैन लगा दिया था लोगों के ऊपर अपने यहाँ पर आने के लिए। अब जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने कई पॉलिसी को चेंज किया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सोल्व किया जाएगा, और जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मिस्टर ट्रंप की कई पॉलिसी को चेंज करके दोबारा से रीइंस्टॉल करने का शुरुआत कर दी है। म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो काउंसिल के मेंबर हैं उनको बोला है कि आप, सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर है, कि आप भी जैसे यूएस यूके इनसे अपील की है कि आप भी सैंक्शंस लगाइए ताकि वहां पर दोबारा से डेमोक्रेसी आ सके। लेकिन चाइना और रसिया इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि जो म्यांमार का जो इंटरनल मैटर है उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।